वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल टच स्काई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आशा करते हैं कि आपने हमारे प्री अपलोडेड वीडियोज देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टच स्काई स्टडी पॉइंट में विजिट करें और हमारी प्री अपलोडेड क्लासेस देखें ताकि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि दोस्तों, हमारा मानना है वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब अगर कोई भी काम एक सुनियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया जाता है तो ऐसा मानना चाहिए जैसे वह काम आधा हो गया। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाना। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग एंड गो अहेड विद जोश। इफ यू डू, you will never cease to grow. Friends, as you know, time is non-refundable. So, use it with intention. Now, without wasting our time, let's start the video. Okay friends, समय का सदुपयोग करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज इंग्लिश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। सेक्शन पहला है अपना ग्रामर का, दूसरा वोकेब का, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। तो दोस्तों, ग्रामर में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला मेन टॉपिक्स, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा आते हैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो मेन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। मेन टॉपिक्स में आपके प्रमुख 7 टॉपिक होते हैं, वो देखें कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग। इसके अलावा आपके 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। नंबर 1 पैसिव वॉइस और दूसरा है आपका नरेशन। और जो नरेशन है इससे एक नाम और है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपने शायद अगर कभी पढ़ा हो तो सुना भी होगा। तो दोस्तों, ये 7 टॉपिक्स हैं जो आपके मेन टॉपिक्स हैं ग्रामर में। इसके बाद मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप इसे देख लें तो आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक क्या है इनका वो समझ आ जाएगा। और फिर एक एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। दोस्तों, एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है जिसमें एक कहानी के रूप में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनकी पूरी विशेषताएं क्या हैं एक कहानी के माध्यम में बताने की कोशिश की है। आपको कहानी सुनते ही सब कुछ पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, सब याद आ जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको अच्छा लगे तो देखना, अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वोकैब की। तो वोकैब में जो पढ़ना है हमें वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंटोनिम्स, वन वर्ड, idioms and phrases, phrasal verb, और confusing words, confusing words। ओके दोस्तों, तो आपके जो 7 टॉपिक्स हैं मेन टॉपिक्स, इसके अलावा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा 6 पार्ट्स जो कि वोकैब में आते हैं, और अब 3 पार्ट्स कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ने हैं जो कि हैं नंबर 1 पैसेज, नंबर 2 अरेंजमेंट जिसे PQRS के रूप में भी जाना जाता है। अरेंजमेंट के बाद हम बात करते हैं क्लॉज टेस्ट की। ओके, क्लॉज टेस्ट दोस्तों, ये तो हो गई हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतने टॉपिक्स तो पढ़ने ही होंगे। किसी भी एग्जाम, चाहे आप SSC की बात करें, CPO की बात करें, बैंक की बात करें, इसके अलावा स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश में इतना पढ़ना है, इसे याद रखें दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर SSC की। ओके, तो इन सब के अतिरिक्त प्रॉपर SSC में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि SSC में क्या क्या और आता है। तो नंबर 1 आपको कॉमन एरर, ओके, मतलब एरर डिटेक्शन, एरर देखना पड़ता है क्वेश्चन में क्या है, कहाँ पे है, और आंसर देना होता है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट, फिलहाल आप जो मैं लिख रहा हूँ उसे नोट कर लें, और इसके बाद मैं एक एक करके आपको सब बताने वाला हूँ। जैसे कि कभी आपने अगर सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इनका नाम पहली बार किसी ने सुना है तो ये क्या होती हैं, कैसे एग्जाम में आती हैं, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। ओके, इम्प्रूवमेंट, इसके अलावा जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में जिसे समझ ना आए वो उसे हिंदी में इसे खाली स्थान बोलते हैं। ओके, हाँ, जो समझ ना आए वो कमेंट में पूछ लें, ऐसा नहीं कि आप पूछे ही ना, मिस स्पेल्ड। तो ये हैं जो मेन, अब ये समझ लो इतना जितना भी है अभी आप देख रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें, और ये समझ लो SSC के लिए ये आपको इतना पढ़ना है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक बार फिलहाल देख लें। इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैब, नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन। अब ग्रामर को 2 भागों में बांटा, एक मेन टॉपिक्स और दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों मेन टॉपिक्स में आपको 7 मेन टॉपिक्स हैं, जिसको एक एक करके उठा के और 7 टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, एक एक करके 7 टॉपिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैंने ऑलरेडी आप वो वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल टच स्काई स्टडी पॉइंट, जिसका लोगो कुछ इस तरीके से है, और चूंकि ये मेरा नाम लिखा है स्टेनो में, मैंने स्टेनो भी सीख रखी है, और मैंने अपने नाम से ही इसका लोगो बनाया है। आप जाके देख लें, उसके नीचे लिखा होगा टच स्काई स्टडी पॉइंट। ओके, आप अपनी वीडियो के नीचे देखें, ये बना आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ ही साथ बेल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज देख सकें। ओके दोस्तों एक बात और, आपको अभी जो है इस चैनल में पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक कहानी
मिलेगी उसे तो आप सुन ही लें, बहुत ज़रूरी है। और आप सोचो कि ये कहीं भी मिल जाएगी तो कहीं और मिलने वाली नहीं है। मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये मत कहना कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, केवल एक बार कहानी सुनना सब समझ आ जाएगा। तो आपको वो वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी, लेकिन आपको केवल एक ही वीडियो शो होगी, और बाकी की सभी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा। ओके, हाँ एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कोई डाउट आता है कमेंट करें। और चूंकि आपको अगर सारी वीडियोज हमारी देखनी है तो कमेंट में ज्वाइन करके ज़रूर सेंड करें। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप अपने दोस्तों को अपने साथ लेके चल सकें, क्योंकि दोस्त जब आगे बढ़ेंगे तभी आपको कुछ और नया सीखने का मन करेगा। अगर आप सोचो कि हमारे दोस्त पीछे रह जाएं तो ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आपको आगे बढ़ने का हुनर आपके फ्रेंड्स देते हैं। अगर आपके दोस्त आगे बढ़ेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने में मदद होगी, ये समझो। तो प्लीज शेयर। ओके, हाँ तो इसे आप नोट कर लें। फिलहाल थोड़ा सा टाइम है आपके पास, और उसके बाद चूंकि सेंटेंस से लेके और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। इनके बारे में हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और वो है बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश, इस सीरीज को पूरा आप देखें। लेकिन आपको अगर बेसिक ऑफ सीरीज के सारी वीडियोज चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। ओके, अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी लाइक करेंगे, और चूंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, और अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो ही सब्सक्राइब करें, वरना मतलब ही क्या रह जाता है। ओके, तो अभी मैंने आपको मेन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बेसिक ऑफ इंग्लिश से सीख जाएंगे, और इसके अलावा भी मैं एक एक करके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे बिल्कुल ये समझ लो बेसिक से लेके हम और एकदम डिटेल्स में जाने वाले हैं। ओके, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए मैं इनके बारे में बता दूं। ओके, नोट कर लें इसे। अगर जिसने नहीं कर पाया है वो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अभी मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ कुछ समझाना है, चूँकि स्पेस कम है। दोस्तों मेरा फेस वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, और मैं सोचता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हम भी क्या करते थे कि सर का फेस नहीं देखते थे। जब पढ़ते थे हम बोर्ड पे देखते थे, और आपको भी बोर्ड दिख रहा होगा। हाँ, कभी कभी सर जो हैं बीच में आ जाते थे बोर्ड में, पर हम लिख नहीं पाते थे चीज़ों को, तो बड़ी गुस्सा आती थी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मुझ पे इस तरीके की गुस्सा ना आए, इसलिए मैं आपको सब कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको लगे कि हम क्लास में हैं, और क्लास में हमें सर भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले। ओके, लेकिन अगर मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो ऐसा मत सोचना कि कुछ भी करो, एकदम अनुशासन बनाए रखना। ओके मिस्टर मोहित, समझ तो आ रहा है ना? हाँ प्रशांत, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। सूर्यकांत, ओके ठीक है। विक्की, हाँ देख रहे हो ना? ओके ओके, चलो आगे आते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं सिनोनिम्स के बारे में। ओके दोस्तों, सिनोनिम्स क्या होते हैं? नंबर 1, तो मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में बता दूं। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड्स के लिए आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसी वर्ड के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिलती जुलती मीनिंग देखनी होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड है FRAIL, फ्रैल। ओके, इसके लिए मैं आपको कुछ दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने फीवर, और फीवर के बाद यहाँ लिखता हूँ फर्म, अनब्रेकेबल, और एक ले लो स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों अगर आपको
इस वर्ड की मीनिंग पता है तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बताऊँ, फ्रेल का मतलब होता है दुबला पतला। क्या दोस्तों? दुबला पतला। क्योंकि अगर जो चीज़ आपको समझ ना आए लिखने में तो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझें। ओके, अब यहाँ बात आती है किसकी? फीबल, स्ट्रॉन्ग, फर्म, अनब्रेकेबल। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। अगर आप लिखना चाहें हिंदी तो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करें और लिख लें। फर्म का मतलब होता है दृढ़। ओके, एकदम दृढ़ होना, किसी काम को करना। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। और फीबल का मतलब होता है कमजोर। अब आप खुद तय कर लें कि कौन सा इससे मिलता जुलता मीनिंग हो सकता है। फेल का मतलब दुबला पतला, फीबल मतलब कमजोर। तो एक इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स। ओके, नोट इट। क्योंकि टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी नोट करना है वीडियो पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, तो सिनोनिम्स आपको समझ आए। अब मैं बात करता हूँ एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, बिल्कुल वही रीति। एक आपको वर्ड दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, वर्ड है मेरे पास पोटेंशियल। ओके, नंबर 1 लेकिन, वी, हिडन। मेरी लिखने की स्पीड शायद आपको अच्छी लगे, और नहीं लगे तो क्या कर सकते हैं। सी, मॉडर्न। और डी होगा आपका एबिलिटी। ओके, तो दोस्तों आपको इसकी मीनिंग आना चाहिए। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। ओके, तो अभी आप बताएं कि इसमें कौन सा इसका एंटो। ये ध्यान रखें, ये आपको देखना क्या है। अभी उसमें सिनो देखना था, मतलब बिल्कुल सेम मीनिंग। अभी एंटो देखना है, मतलब इसके बिल्कुल विपरीत मीनिंग। तो देख के बताएं क्या हो सकती है। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो गधे तो हो नहीं, होशियार ही होगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन का मतलब होता है कमी। किसी चीज़ में क्या होना? कमी होना। मॉडर्न का मतलब आधुनिक या फिर नया। हिंदी जो लिखना चाहे वो लिखे। हिडन का मतलब छुपा हुआ, और एबिलिटी मतलब होती है योग्यता। अब आप बताएं कि इसका एंटो क्या होगा। तो सिंपली मुझे नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल में क्षमता होती है, किसी काम को करने की एक क्षमता होती है, किसी काम को करने की कमी, उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा लेकिन। ओके ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सिनो देखा, सिनो के बाद एंटो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वन वर्ड की। किसकी? वन वर्ड, वन वर्ड। दोस्तों वन वर्ड देखें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वन वर्ड की। तो वन वर्ड के लिए एग्जाम्पल, मैंने यहाँ आपको क्या है, एक सेंटेंस लिखा आएगा और उसको आपको बताना है कि इसमें एक शब्द में क्या कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखता हूँ वन विद लिटिल नॉलेज और डिमांड। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस कह रहा है कि वन मतलब एक व्यक्ति, विद लिटिल नॉलेज ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत कम ज्ञान है और उसकी डिमांड भी बहुत कम है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? 1 2 3 4 ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा आपका CALLOW, कैलो। चूँकि सारे ऑप्शंस लिखने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझाना बाकी है मुझे। कैलो, कैलो का मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन, जिससे कुछ अनुभव ना हो। तो ये जो फ्रेज है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुभवहीन, यानी कि कैलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड के बाद आएगा इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम्स, तो फटाफट इडियम्स देख लेते हैं। इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स भाई थोड़ा धीरे धीरे धीरे। इडियम, ओके, हाँ।
फील करो क्लास में बैठो, फालतू बकवास नहीं करनी है वीडियो देखते समय, ठीक है। और जो अगर थोड़ा डर ना लग रहा हो तो जो थंबनेल में मेरी फोटो लगी है उसे देख लिया करो, ऐसा लगेगा कि सर पढ़ा रहे हैं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। हाँ, तो हम बात करते हैं किसकी, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ओके। तो इडियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इडियम्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है आपके लिए, लिखा आता है ऊपर ही, मान के चलो लिखा इन डीप वाटर, इन डीप वाटर। दोस्तों इसको लिख के दे देगा और पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन देगा। उन्हीं ऑप्शन में एक ऑप्शन में आंसर होगा, तो उन्हीं में एक होगा इन ग्रेट डिफिकल्टीज, तो दोस्तों इन डीप वाटर इसका मतलब होता है इन ग्रेट डिफिकल्टीज, मतलब बहुत बड़ी समस्या में होना। मान के चलो डीप वाटर, बहुत गहरे पानी में आप घुस गए हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि आप बहुत बड़ी समस्या में हो या नहीं। तो ये इसका मीनिंग निकल के आता है। ऐसी बहुत सारे इडियम फ्रेजेस हैं, हम आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, आप याद भी करेंगे, क्योंकि हम एकदम स्टोरी सुना के आपको पढ़ाएंगे। आपको केवल देखना है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सौरभ सर के साथ पढ़ के तो देखो, ओके। अगर समझ आया तो अच्छी, एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लो, एक और ले लो। मैंने लिखा विद ओपन आइज, मतलब विद ओपन आइज, आइज सही नहीं है, आर्म्स ले लो, ओके। विद ओपन आर्म्स, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों की बाहें ही हैं जो सबके लिए खुली होती हैं, मतलब सबके लिए, क्योंकि दोस्तों के लिए ही खुलेंगे, है ना। तो इसका जो मतलब निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है कोडियली। क्या, कोडियली मतलब होता है दोस्ताना, दोस्ताना या फिर दिल से एकदम अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग दोस्तों से मिलते हैं तो सीधा आप बाहें अपने आप खुली चली जाती हैं और गले लग जाते हैं। हाँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़िलहाल में जो कोरोना है, ये कोरोना यानी कि कोविड-19, इससे बच के रहें। कोविड-19, इसमें को का मतलब जो है वह है कोरोना, बी का मतलब है वायरस, डी से मतलब है दिसंबर, और 19 से मतलब है 2019। ये वायरस जो है चाइना में आया था, और इस कोरोना वायरस दिसंबर 2019 दिसंबर में आया था, और इससे आप बच के रहें फ़िलहाल, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, ओके। ये अनटचेबिलिटी नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और मैं अपने दोस्तों मिस्टर विकास MK आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बाहर घूमने की कुछ ज़्यादा ही पड़ी रहती है, घर में रहें, अच्छे से रहें। और चूँकि अगर आपको क्या है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, अगर आपको हो जाता है तो आपके परिवार को होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचें, ओके। और एकदम बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के लिए संबल दिया है। इसमें से बहुत से लोगों को, किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे ठेला लगाने वाले हैं, सबको लाभ मिलने वाला है। और चूँकि उनका मानना है क्या, कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप में आत्मबल होना चाहिए, और मतलब जो कुछ है वो सब आपको ही करना है, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप भी अपनी पढ़ाई के लिए आत्मनिर्भर बनें और एकदम मेहनत करें और आगे बढ़ाएं, ओके दोस्तों। तो ये 220 लाख नहीं, हाँ 20 लाख करोड़ हमारे देश की जो टोटल GDP है वह है 200 लाख करोड़, और 200 लाख करोड़ का लगभग 10%, ओके, करीब करीब 200 लाख करोड़ है। अगर चाइना की GDP की हम बात करें, हमारे देश से 3 गुना ज़्यादा, अमेरिका की 8 गुना ज़्यादा, तो इनकी GDP बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना है, कोरोना हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाएगा। इसी के चलते हमारा देश अगले 8 और 10 सालों में बहुत आगे पहुंचने वाला है। तो
फिलहाल हम अपने टॉपिक्स पे पहुंचते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? वन वर्ड के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ ले, है ना। अब मैं बात करता हूँ फ्रेजल वर्ब की। किसकी? फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब जो है इसे आप एकदम सटीक तरीके से समझना, फालतू इधर उधर दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप अकेले बैठे हो तो दिमाग पढ़ाई में होगा, है ना। क्लास में लोगों का मन भटक जाता है यहाँ वहाँ। हाँ, तो देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ ही प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है और वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ क्या, ये जो फ्रेजल वर्ब होती है इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो इसका क्या होता है, जनरल मीनिंग होता है। कैसा? जनरल मीनिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग से आप क्या समझते हो दोस्तों? भावार्थ। क्या? भावार्थ, भाव का अर्थ क्या है यह समझना होता है। जनरल मीनिंग नहीं निकालना है फ्रेजल वर्ब में कभी, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। मैंने एक वर्ड लिया BREAK, ब्रेक। ओके, अब ब्रेक, इसे फ्रेजल वर्ब बना दिया मैंने, बनाया ब्रेकअप। ओके, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? क्योंकि दोस्तों तोड़ना होता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ तो सुन लो। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो इसका जनरल मीनिंग अगर निकालने की कोशिश करें तो ब्रेक का मतलब तोड़ना और अप का मतलब ऊपर। अब कुछ लोग क्या समझेंगे, ऊपर से तोड़ दो। अब उसे कौन समझा? पागल। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशन, मतलब संबंध खत्म कर देना किसी से भी, है ना। मैंने कहा कि मोहित ने माही के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि माही को ऊपर से तोड़ दिया, ऐसा नहीं। इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकलने वाला है? टू एंड अ रिलेशन। जब भी फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात आए तो आपको इम्प्लाइड मीनिंग देखना है, मतलब उसका भावार्थ क्या है। ओके दोस्तों, तो ब्रेकअप, चूंकि ब्रेकअप आप लोग समझते सुनते रहते हो इसलिए आपको समझ आ रहा है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपको बताई जाएगी, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ क्या, वो सुनिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लें कुछ, इसे आप नोट डाउन करना, चूंकि मेरे पास तो स्पेस कम है ना। और मेरा मानना है कि डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। सुना क्या? डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग एंड गो अहेड विद जोश, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। कुछ भी काम करने के लिए एक जुनून पैदा करो, जुनून, जुनून पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ जोश के साथ, फिर देखो काम कैसे अपने आप होता चला जाता है ना। तो ब्रेकअप यहाँ मैं बताता हूँ कि अब क्या है यहाँ दोस्तों, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में एडजेक्टिव के बाद आता है तो इसका खुद का मीनिंग यहाँ कुछ नहीं होता। क्या? नो लिटरल मीनिंग। पार्टिकल का मतलब ही होता है नो लिटरल मीनिंग, मतलब जिसका खुद का यानी कि स्वयं का कोई अर्थ ना हो वो पार्टिकल। तो यहाँ क्या होता है, टोटल ब्रेकअप का ही अर्थ निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है? टू एंड अ रिलेशन, एक संबंध खत्म कर देना किसी से। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा रागिनी ब्रेकअप विद सौरभ। रागिनी ने सौरभ के साथ संबंध खत्म कर लिए। ओके, ऐसा नहीं कि रागिनी ने सौरभ को ऊपर से तोड़ दिया। हाँ, तो ऐसा तो समझना है नहीं। फिलहाल आप सौरभ सर के साथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचेंगे, पता है। आगे बढ़ते हैं। तो शायद आपको फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे, है ना दोस्तों। इसमें और कुछ बताना अभी बाकी है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। तो दोस्तों कन्फ्यूजिंग वर्ड भी आप देख लें। जैसे कि कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में क्या होता है, फिलहाल किसी सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर हमें कभी कभी जो एरर आते हैं ना, एरर यानी कि कॉमन एरर, उसमें भी ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ मैं एक कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लेके और आपको समझाने वाला हूँ कि ये होते क्या हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया एडवाइस। ओके, एडवाइस ए भी होता है और ए भी एडवाइस ही होता है।
तो दोस्तों एडवाइस जो है ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है। अब नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट क्या है, ये अगर जानना है तो प्री अपलोडेड वीडियोस देख ली होंगी। अगर वो नहीं देखोगे तो क्वेश्चन करते रहोगे, फिर बोलोगे ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। इसलिए मेरा मानना है कि सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ना है। सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करोगे तभी आप सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे और माइंड में लंबे समय तक चीज़ें याद भी रह पाएंगे। ओके, तो एडवाइस जो है ये नाउन है और ये एक क्या है, वर्ब है। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि एडवाइस का मतलब यहाँ निकल के आता है नाउन यानी कि सलाह और वर्ब यानी कि सलाह देना। अब आप कहोगे नाउन क्या है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप देख लेना। मतलब किसी भी चीज़ का नाम यानी सलाह, एडवाइस क्या होगा, एक नाम होगा। ओके, तो नाउन हो गई। अब मैं बात करता हूँ वर्ब। वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन। ओके, एक्शन मतलब कुछ भी कार्य करना। ठीक है, जैसे मैंने किसी को सलाह दी, एडवाइस, तो वो क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। तो इसे आपको समझना होगा तभी समझ आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस के साथ आप भी देखते चलें तो अच्छी बात है। चलो इसके मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे सर समझ नहीं आया, एडवाइस एडवाइस क्या बता दिया है, एक ही वर्ड लिख के और दो बार। पहला एडवाइस, दूसरा एडवाइस। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने कहा, आप मुझसे कहोगे प्लीज गिव मी आ एडवाइस। आपने कहा सर प्लीज गिव मी आ एडवाइस, तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस एक नाउन हो गया। और आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले ही होता है और किसी के पहले नहीं होता। ये बात आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तब पता चलेगी। ओके, तो एडवाइस क्या हो गया, एक नाउन। अब इसके रिजल्ट में, अब मान के चलो मैंने आपको एडवाइस दे दी, आपका जो काम था वो अच्छा नहीं हुआ। अब आप मुझसे कहे सर आपने एडवाइस दे दी लेकिन कुछ नहीं हुआ, फालतू में दे दी, तो मैं क्या कहूँगा, आई विल नॉट गिव यू, आई विल नॉट नहीं, चूंकि हमें वर्ब का यूज करना है, आई विल नॉट एडवाइज यू। मैं कहूँगा कि आई विल नॉट एडवाइज यू, अब मैं तुम्हें कभी सलाह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी मेन वर्ब। तो यहाँ पे एडवाइस जो है भाई मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्योंकि अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं आते हैं तो हमारी जो बेसिक सीरीज चल रही है उसे देख लें। और चूँकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको बेसिक सीरीज के लिए अभी एक अपलोडेड वीडियो दिखेगी। अगर आप सब्सक्राइब चैनल को करते हैं तभी आगे की वीडियोस देख पाएंगे, वरना नहीं। अब देखना है नहीं देखना है वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लगता है वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। क्योंकि ये कंटेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ कहीं मिलने वाला नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर ये कंटेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, आप बहुत सारे टीचर से पढ़ोगे लेकिन एक जगह तो नहीं मिलेगा, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। ओके, देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा था ग्रामर। तो हम कहाँ थे, हमने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स समझ लिए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैसेज की। देखो पैसेज क्या होता है, तो दोस्तों पैसेज क्या है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें लगभग 4-5 लाइनें दे दी जाएंगी, इनको आपको पढ़ना है और उसके नीचे टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको पैसेज पढ़ना है, इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी पार्ट अगर आपको सॉल्व करना है, चाहे वह पैसेज हो, चाहे अरेंजमेंट हो या फिर क्लॉज टेस्ट, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वोकैब सीखें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ओके, डेली, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे भी हो सके, चूँकि वोकैब हम भी पढ़ाएंगे आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो सब्सक्राइबर होंगे, पढ़ने लायक बच्चे होंगे तो पढ़ाया जाएगा, नहीं होंगे तो फिर क्यों मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूं और आपका भी, है ना। तो पैसेज समझ आया आपको, एक पैसेज 4-5-6 लाइनें दी जाएंगी, उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के आंसर देना है और आपको 5 दूनी 10 नंबर पक्के। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आने लगी तो पैसेज आपको आ जाएगी। पैसेज का एग्जाम्पल तो दे नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा होगा। अरेंजमेंट,
हम बात करते हैं अरेंजमेंट। दोस्तों इसे एक और नाम PQRS के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अरेंजमेंट में होता क्या है कि एक ही सेंटेंस को तोड़ के और 4 भाग कर दिए जाते, उसके बाद 3 भाग कर दिए जाते। अब उन्हीं भागों को आपको एक क्रमबद्ध रूप में जोड़ना होता है। एक तो ये बात, इसके अलावा कभी कभी 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और चारों सेंटेंस को आपको क्रम में लगाना होता है। ठीक है, ये होती है PQRS। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए आप देख लेना, लेकिन मैं जो जो आपको इस वीडियो में बताना है वो बता के ही मानूंगा। अगर मोबाइल, हाँ तो कहाँ थे हम, कहाँ थे भाई, अरेंजमेंट है ना। तो इसका एग्जांपल देना है। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो, फ्रेश एयर, एयर मतलब हवा, क्या दोस्तों, हवा। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर, वाटर है मतलब पानी, वाटर आर, यहाँ तक है। इसे आप देख लें, मैं इसे जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि एडवाइज और एडवाइस में हो रहा था, है ना। तो फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर, इसके बाद आपको PQR 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है लाइफ, वट, नथिंग, ऑफ, बोथ। दूसरा है इज पॉसिबल इन द, लिख नहीं रहा है पूरा, एक मिनट, पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम, ओके। मॉडर्न टाइम। तीसरा है टू, क्योंकि पार्ट्स है, टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्रीहेंशन का कोई भी पार्ट, चाहे पैसेज हो, अरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है, नहीं आपको अंडर मतलब नीचे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, और किसी के नीचे मान के चलो खड़े हो जाओ, आप टेबल के नीचे जाके खड़े हो गए और बोलने लगे हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई, ऐसा नहीं है। ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। आप समझ आया, हाँ ठीक है। तो फिर आप इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के लिए चूंकि अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग अभी आपके पास है नहीं। अब नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। तो फिर देखिए दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि एक तो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर समझ नहीं आएगा तो उससे कहेंगे सर वो समझ ही नहीं आता, क्यों देखे हैं वीडियो। हाँ तो वीडियो तो आपको देखनी है, उसके लिए मुझे समझाना होगा। तो देखें यहाँ पे लिखा फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा, एंड क्लीन वाटर, और क्लीन मतलब स्वच्छ जल, आर, ओके। चूँकि यहाँ एक तो बात हो रही है फ्रेश वाटर की, दूसरी बात हो रही है क्लीन मतलब फ्रेश एयर की और क्लीन वाटर की, दो चीज़ों की बात हो रही। आर लाइफ बट नथिंग ऑफ बोथ, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे लग रहा है ये तो आएगा ही नहीं। इट्स पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम, और टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू। अब मुझे पूरा समझ आ रहा है किसके बाद क्या आना है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर, इसके बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पिछले वीडियो में बता चुका, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब इधर है, एक हेल्पिंग वर्ब इधर है, तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाला नहीं आएगा, ओके नहीं आएगा। यहाँ हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर। आर लाइफ से स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा सेंस नहीं बैठ रहा, तो आर टू, दो चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ टू लिखा है, सीधा यहाँ आ जाओ। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन, यानी कि एक फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा, और क्लीन वाटर यानी कि एकदम स्वच्छ पानी, ये दो
बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं क्या करने के लिए, टू सस्टेन, टू सस्टेन, टू सस्टेन, क्या सस्टेन, सस्टेन के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, टू सस्टेन लाइफ, क्या सस्टेन करना, लाइफ यानी कि जीवन। ओके, तो आपका पहले क्या आ जाएगा, आर फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन लाइफ बट नथिंग ऑफ, दूसरा पी आ जाएगा, नथिंग ऑफ बोथ इज पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम, क्यू, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ आपको थोड़ा समझ आया, जितना समझ आया उतना बहुत है दोस्तों, आगे आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ जो नथिंग लगा है, नथिंग ऑफ बोथ, दोनों में से कुछ भी नहीं पॉसिबल है आज के समय में, तो नथिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है, और फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर ये दो सब्जेक्ट हैं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई है। अभी आप इतना समझ लें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि आपको फिगर अरेंजमेंट समझ आ जाए, कैसे आ जाएगा भाई, 1 साल 2 साल लग जाते हैं लोगों को समझने में। खैर आपको तो समझ आया होगा क्योंकि आप होशियार। चलो आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट आपको समझ आ गया। अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, PQRS, याद रखें इसे, नहीं तो कहो सर आपने PQRS तो पढ़ा ही नहीं, है ना, नहीं कुछ बच्चे कहने लगते हैं। तो भाई सूर्यकांत समझ आ रहा है, हाँ ऐसे ही पढ़ते रहो कैलाश, हाँ और क्लास में देखो बिल्कुल जैसे शांत बैठो ऐसे ही बैठे रहना, बिल्कुल जब सौरभ सर की क्लास चल रही है, फालतू बात है बिल्कुल नहीं। ओके, इसे मैं आप कहता हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिख लेना। तो अभी मुझे क्या पढ़ाना है, पैसेज पढ़ा दी, अरेंजमेंट पढ़ा दी, क्लोज टेस्ट बताना क्या होते हैं। दोस्तों पैसेज और क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या है। देखो क्लोज टेस्ट, और दोस्तों हर एग्जाम में कोई सा भी ले लो, SSC, बैंक में CPO, किसी भी एग्जाम, यहाँ तक कि SI और अदर स्टेट एग्जाम, UPSC तक में ये समझ लो आपको ये सब पढ़ना ही है। तो किसी भी किसके आप स्टूडेंट हो, आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल चिंता ना करें, ये वीडियो सबको देखनी है, एक छोटे से लेवल से लेके बेसिक है आपका। और चूंकि ये जो मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं ये हर एग्जाम में आती हैं, और SSC के लिए तो ये टोटल यूजफुल है ये, ठीक है। तो पढ़े, आप क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट और पैसेज बड़े बड़े होते हैं कि एग्जाम्पल अभी देना संभव नहीं है, लेकिन जितना मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझें, आपको आगे सब कुछ समझ आएगा। तो क्लोज टेस्ट की देखें, क्लोज टेस्ट में दोस्तों जैसे पैसेज में एक लाइन होती है, इस तरीके से 4-5 लाइन दे दी जाती है, ऐसी क्लोज टेस्ट में होता, लेकिन इसमें क्या होता, यहाँ से एक शब्द गायब कर देंगे, फिर यहाँ से एक कर देंगे, एक यहाँ से कर दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 आपको खाली स्थान देखने को मिलेंगे एक पैराग्राफ में। अब इन्हीं पैराग्राफ के खाली स्थान में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पाँचों क्वेश्चन में आपको इन 4 में से इस पहले में क्या भरना है वो चूज करना है। ऐसी दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, इसमें कौन सा सुइटेबल बैठा है, फिट बैठ रहा है, तो ऐसे आपको क्लोज टेस्ट करने होते हैं। क्योंकि अभी मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला डिटेल में, लेकिन अगर डिटेल में आपको जानना है तो पहले आपको ग्रामर पढ़नी होगी, उसके बाद ही आपको क्लोज टेस्ट आएंगे। हाँ कुछ लोग हैं जिन्हें ग्रामर आती है, मैं मानता हूँ, और वो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ होगा। आपके लिए एक बेसिक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन डेली, कितने दोस्तों, 25 क्वेश्चन डेली आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि सौरभ सर हमारे लिए कुछ नया लाओ, एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, बने रहो बस। ओके, तो अभी हमने क्लोज टेस्ट के बारे में जान लिया, अब मैं बात करता हूँ कॉमन एरर की। ओके, अब यहाँ आपको देखना ये है दोस्तों, जो एडवांस लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो देखें, अब मैं आपको किस तरीके से एक्सरसाइज कराऊंगा ये देखना है। तो देखो 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 देखो, ओके, थोड़ा वीडियो पॉज कर दें, मैं सेंटेंस लिख लूँ, नहीं तो टाइम वैसे भी कुछ बड़ी हो रही है, नहीं हो रही है, चलो तो फिर लिख लेते हैं। देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, मैं लिखता हूँ आई हैव नॉट सीन
हिम, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस 20 years, and so I cannot say with certainly. I cannot say with certainly whether he is alive or dead. Whether he is whether में ए नहीं आता है, whether he is alive or dead। दोस्तों कभी कभी शायद लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना लें अपने माइंड में। हो जाता है कभी कभी माइंड यहाँ वहाँ चला जाता है। आप सर हैं तो इंसान है ना। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा क्या है। क्वेश्चन है इसमें कॉमन एरर बता रहा हूँ, ध्यान रखना कॉमन एरर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, इसको पढ़ो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। यही मुझे एरर दिख गया। कहाँ दिखा आपको ये दिख गया 20 ईयर्स। ये क्या है भाई साहब, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, फोर का यूज करते हैं। अब सिंस और फोर, ओके। एंड सो आई कैन नॉट से, इसलिए आई कैन नॉट से विद सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता वेदर ही इज अलाइव और डेड, कि वह जिंदा है या मर गया। उसने उसे 20 सालों से नहीं देखा, इसलिए वह निश्चित तौर से नहीं कह सकता कि वह जिंदा है या मर गया। अब यहाँ पे चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए 20 ईयर्स आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंस फोर का लफड़ा है। तो दोस्तों सिंस फोर का मैटर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी कुछ स्लैंग्स होते हैं, निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सिंस के बाद 20 ईयर्स में लिखे देता हूँ 20 ईयर्स। हाँ, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, स्लैंग। स्लैंग क्या होते हैं, स्लैंग वो शब्द होते हैं, यानी आप शब्द भी आप बोल सकते हो। अगर बोलें गाली गलौज के जो शब्द होते हैं उन्हें हम स्लैंग बोलते हैं। कभी कभी जो दोस्तों के साथ गपशप लड़ाते कुछ भी बोलते रहते हो ना स्लैंग में, बिना देखे कौन क्या कह रहा है कुछ भी, ओके, तो ये स्लैंग होते हैं। हाँ, तो 20 ईयर्स। तो अब मैं आपको सिंस फोर की कहानी बताने वाला हूँ, और सिंस फोर की कहानी आप एकदम तरीके से देखें, क्योंकि एक बार यहाँ बता रहा हूँ, क्या पता आगे मैं जब भी पढ़ाऊँ तो कह दूँ कि मैंने उस वीडियो में बताया था, तो आपको फिर से वीडियो ढूंढनी पड़ी और फिर देखना पड़ेगा। इसलिए नोट कर लें याद से, मैंने यही है। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर आपका ही है जो है, मेरा क्या, देख लेना। सेंस तो सेंस दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप जितनी भी चीज़ें कैलेंडर में देख सकते हैं। किस में? कैलेंडर में आप जो भी देख सकते हैं, हिंदी में लिख दो, कैलेंडर में जो भी देख सकते हैं, जो भी देख सकते हैं। नहीं तो पता चले आप कैलेंडर लिखा हो उसके पहले सेंस लगाना है, ऐसा सोच लो। आपका मन कुछ भी सोच सकते हो, ओके। तो अभी फ़िलहाल में ऊपर जितने हैं वो चीज़ें मिटा दो, ज़रूरत क्या है, आपने नोट कर ही लिया होगा। अब अपने रजिस्टर में देखो, यहाँ बोर्ड पे क्या देखना है, आपको समझाना एक उद्देश्य है, आप समझ ही गए, है ना। अब आप सोचा ये क्या होगा, इस पे क्या है, मैंने नाम लिखा है TOUCH, टच, SKY, स्काई, STUDY POINT, टच स्काई स्टडी पॉइंट चैनल। लेकिन इस पे मुझको लिखना चाहिए था सब्सक्राइब, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वीडियो को वही लोग सब्सक्राइब करें जो देखें, ओके। हाँ, आपका मन है नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं। चलिए आते हैं, तो सिंस की मैं बात करता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बहुत अच्छा मैटर है, क्योंकि कंटेंट अच्छा है मेरे हिसाब से। और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दूँ जिससे आप तब पढ़ सकें। आपको वीडियो मिल रहा है,
वैसे भी हम क्लास अनुभव कीजिए, आपको बोर्ड देखना पड़ता है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरा फेस देखना ज़रूरी नहीं है, और फेस देखना ही है तो थंबनेल मैंने बहुत अच्छा लगा रखा है, तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं लगता कैसा हूँ, दिखता कैसा हूँ। हाँ, तो हम आते हैं मैटर पे। सिंस, तो कैलेंडर में आप क्या क्या देख सकते हो? देख मैं बताता हूँ तुम क्या देखते हैं। एक तो नंबर एक डेट, जैसे कि कोई सी भी ले लो, 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल, अप्रैल नहीं दोस्तों, मार्च ले लो, कुछ भी ले लो यार, मैं भी कहाँ, 24 अप्रैल, ओके। डेट के बाद हम बात करते हैं डेज, यानी कि जैसे कि संडे, मंथ जैसे कि जून, ईयर जैसे कि 2020, कोई सा भी ओकेजन यानी कि पर्व जैसे कि होली, ठीक है। तो दोस्तों आप कैलेंडर में क्या क्या देख सकते हैं? एक तो डेट जैसे कि 24 अप्रैल, डेज दिन, संडे, मंथ, ईयर और ओकेजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके सामने आप साथ में क्या लगाओगे? हमेशा और हमेशा आपको किसका यूज करना है? ये जहाँ भी दिख जाए वहाँ आप सिंस लगा देना, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं यहाँ आपको एग्जांपल नहीं बता पाऊँगा सारे, लेकिन जितना संभव होगा मैं बता दूंगा, ओके। दूसरा, इसे नंबर 1, नंबर 2 आता है CLOC की क्लॉक। क्लॉक यानी कि आप घड़ी में जो भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे से हिंदी नहीं लिखूंगा, तो क्लॉक में जैसे कि मैं देखता हूँ कितने बज गए, 2 o'clock, तो जितने भी बजे की अगर हम बात करें जाए तब आपको सिंस लगाना है, या फिर 3 PM, 4 AM, तो ये सभी क्या है? क्लॉक के लिए। इसके बाद नंबर 3 होगी स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ हमारे जीवन में स्टेज जैसे कि सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, ऐसे ही और भी बढ़े जवानी से, बुढ़ापे से, ओके। तो आप ऐसा कुछ तो करोगे कि मैंने बुढ़ापे से ये काम करता आ रहा हूँ, अब बुढ़ापे के बाद तो कुछ होगा नहीं, तो सिंस चाइल्डहुड, ओके। स्टेज ऑफ लाइफ के पहले हमेशा क्या लगाओगे? सिंस। नंबर 4 में बात करता हूँ, ये आप देख लें, थोड़ा अच्छा है, ये ज़्यादातर यूज भी होता है, पार्ट ऑफ डे, यानी कि दिन के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ओके दोस्तों, और भी बहुत सारे वर्ड। और लेकिन यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बस यहाँ इतना ही रहने दीजिए, जब 4 पढ़ाऊँगा उसमें बता दूंगा, ओके। तो फिलहाल जो है आप इतनी चीज़ें नोट कर लें कि सिंस के लिए हम कैलेंडर में जो भी चीज़ देखते हैं सिंस लगाते हैं, क्लॉक में जो भी चीज़ देखते हैं सिंस लगाते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए सिंस लगाते हैं, पार्ट ऑफ डे के लिए सिंस लगाते हैं। और चूँकि सिंस का यूज जो है स्पेशली किस लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा एग्जैक्ट समय, मान के चलो मैंने कहा मैं यह काम तब से कर रहा हूं जब से हम मिले थे, यानी कि सिंस वी मेट, मतलब जब हम मिले थे, तो जब हम मिले थे वो एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो इसके लिए भी किसका यूज करेंगे? सिंस। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, आप एक डेट निश्चित करोगे 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल ही एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। कोई भी दिन संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। 3 PM, PM मतलब दोपहर के PM, 4 AM मतलब सुबह के 4, है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं और 4 का यूज देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें, और नोट करने के बाद रिवाइज जरूर कर लेना एक बार, नहीं तो धीरे धीरे माइंड से चला जाएगा, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है जो मैंने नाउन प्रोनाउन में सुनाई थी, याद रहेगी हमेशा, है ना। हाँ, तो क्या बनाया था मैं? हाँ, यहाँ एक एग्जाम्पल था, खैर अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 के बारे में। क्या दोस्तों? 4 जैसे सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ऐसे जो 4 होता है उसका प्रयोग किया जाता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, निश्चित ना हो जो, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम,
ओके, जब भी मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कहूँगा वो कैसे क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, मतलब अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। ओके, 3 AM नहीं होगा, ठीक, 3 AM नहीं होगा, 4 PM नहीं होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। 4 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 4 दिन हो सकता है। ओके, तो इसके लिए एक पहला स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल लगाने के लिए अगर आपको क्या कहीं पे न्यूमरल मिल जाए, न्यूमरल मतलब कौन सा फॉर्म, जहाँ नंबर दिखे, और उसके बाद अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, पीरियड ऑफ टाइम, ओके, पीरियड ऑफ टाइम मतलब इंडेफिनिट, कैसा, इंडेफिनिट। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ न्यूमरल लिखा मैंने एक 3 यहाँ न्यूमरल मतलब अंक में कोई भी, 3 डेज, 4 नाइट, 3 डेज 4 नाइट्स, या फिर अ लॉन्ग टाइम, या फिर मैंने लिखा मैनी ईयर्स, 2 आवर्स, ये वाला आवर्स की स्पेलिंग घंटे वाला, आवर्स। ओके, तो इनके पहले दोस्तों हमेशा आप क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। 4 3 डेज, 4 नाइट्स, 4 अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम एक पीरियड है, ये कोई पॉइंट नहीं है, पीरियड है। 4 मैनी ईयर्स, कई साल, एक पीरियड है। 4 2 आवर्स, 2 घंटे का एक पीरियड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 AM तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, ये एक पीरियड हो गया है, मतलब एक समय सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये 3 AM, ये तो ए केवल। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा, जहाँ तक मेरी सीमा है मैंने आपको समझाया, बहुत कोशिश की है, समझ आया होगा तो अच्छी बात है। और फिर समझने की अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखें, कमेंट करें, क्या कर सकते हैं, बहुत कोशिश करेंगे समझाने की। आपको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे ही से पढ़ा लो। मैं कहता हूँ कि वीडियो है एकदम शेयर कर दो, मज़ा आ जाए। ओके, तो हम चलते हैं किस पे, आगे देखते हैं। मैंने इतना आपको बताया, क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि 4 के बाद जो आएगा वो आएगा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। क्या आएगा दोस्तों, 4 के बाद इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन 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 अब यहाँ जो समझना है वो ये है कि मान के चलो आपको इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मिल गया, लेकिन उसके पहले अगर लास्ट या फिर पास्ट कुछ भी लगा मिल जाए, तब आप इससे पहले फोन नहीं लगाएंगे। यहाँ तो फोन लगेगा, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर सिंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वहाँ सिंस लगाना है या फुल लगाना है, आप बताओ। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि कहाँ क्या लगाना है। देखना, एन आवर, 3 days एंड 4 nights, है ना। ये क्यों लिखा है, ये तो पढ़ा दिया ना, नहीं पढ़ाया ना, अभी नहीं पढ़ाया। अभी क्या चल रहा है, कॉमन एरर पढ़ रहे हैं। हाँ, 4 nights। ओके, आगे मॉर्निंग, लास्ट 4 month। अब दोस्तों यहाँ आप बताएं कि क्या लगाना है। एक एन आवर मतलब 1 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ। ओके, फुल लगा दिया। 3 days एंड 4 nights पीरियड टाइम हुआ, 4 लगा दिया। मॉर्निंग के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम में एक क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ डे सिंस मॉर्निंग। ओके, लास्ट 7 month यानी कि ये क्या हुआ, लास्ट से ये 4 month या 7 month, 4 month जो है ये तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, हुआ दोस्तों। लेकिन इससे पहले लास्ट आ गया, जब लास्ट आएगा तो यहाँ 4 नहीं आएगा, आप क्या आएगा, सिंस आएगा। ये देखो सिंस कब आएगा, लास्ट और पास्ट जब भी इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के पहले आ जाएगा तो 4 ना लगा के हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब एक और रोचक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, मान के चलो
आपको कोई इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इसको नोट कर लें, मैं इसी में बता देता हूँ। ओके, इसको नोट कर लें आप, ये पूरा इसमें बताओ। मान के चलो आपको इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, उससे पहले लास्ट या पास्ट मिल गया, और उससे भी पहले अगर आपको क्या मिल गया, द और लगा मिल गया, तो अब आप फिर से क्या लगाएंगे, फोर। क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर द लास्ट 3 days। तो इसे आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। ओके, कहीं भी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा और अच्छा लेक्चर आपको मिलने वाला है आज। बस आप दोस्तों शेयर कर दो तो मुझे आगे की वीडियोज बनाने में मज़ा आए, और शेयर नहीं करोगे तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक कॉमन एरर बताया, इसी तरीके से एक सीरीज हम कॉमन एरर्स की आपके लिए लाने वाले हैं, और उसमें आपको कॉमन एरर्स पढ़ाए जाएंगे और एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी बताया, एक ही सेंटेंस में सारे रूल, जैसे सिंस फोर आप समझ आ गया, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको एक बार और अगर पढ़ाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पता मैं क्या कह दूँ, मैं कह दूँगा आप वो वीडियो है पहली वाली वो उठा के देखना, उसमें पढ़ाया था। इसलिए मैं कहता हूँ सिक्वेंस से पढ़ो तो अच्छी बात है, मुझे भी पता रहेगा मैंने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया, ताकि आपको डाउट नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। ये तो हो गया अपना कॉमन एरर। एक सेंटेंस तो लिख लो पहले, उसके लिए मैंने बोला सिंस के लिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, एक सेंटेंस लिख लो एग्जांपल के तौर पे, इट हैज बीन रनिंग फॉर 3 days। ओके, तो यहाँ पे क्या लगाया, फोर क्यों लगाया, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ क्या लगाया, सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यह एक पार्ट ऑफ डे है। ओके दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो देख लीजिए किस तरीके से। आई क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आती है, तो एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, यह सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो हैव बीन हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इसकी मेन वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा सिंस या फॉर का यूज करने के बाद टाइम, ठीक है। इसी तरीके से इट सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, बस इसको नोट कर लें। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं किस पे, इम्प्रूवमेंट पे। चलिए दोस्तों, वैसे भी पहली वीडियो, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला, फिर भी आप वीडियो को शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। हम बात करते हैं अब इम्प्रूवमेंट की। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, और आप मेरे साथ बने रहें। इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा ही हैव इग्नोर्ड माय मेल, और आपको ऑप्शन दिए हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। मानिए चलो यहाँ पे टिक करिए, इसको इम्प्रूव करना है। अब आपको दे दिया, यहाँ दे दिया हैज, यहाँ दे दिया कुछ भी दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया नो इम्प्रूवमेंट, ये भी ऑप्शन दिया जाता है। नंबर तीसरा दे दिया है भी रहेगा, या फिर नंबर चौथा दे दिया हैव बीन। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो चूंकि यहाँ ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, एक तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ दोस्तों 3 पर्सन्स होते हैं, 1 2 और 3। यहाँ मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं, और आगे क्या होता है क्यों होते हैं वो बाद में बताऊँगा। आई बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, इसके अलावा ही सी इट दे, और किसी का नेम वगैरह एनी नेम, ये सभी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं।
तो अभी आप ये जान लें, और जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। टेंस सेंटेंस के बाद वही वीडियो आने वाली है, बहुत ही मस्त एकदम झकास, और वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसको सेंटेंस और टेंस इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ जाए और 10-12 में क्या पढ़ा था वो भी याद आ जाए। तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी कि हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, यानी कि यहाँ पे हम हैज लगा देंगे, ये इम्प्रूव हो जाएगा और सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इम्प्रूवमेंट भी आपको समझ आ गया कि मैं ही कहते जा रहा हूँ, आ गया। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों समझ आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ तो आ गया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या देखेंगे दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने लिखा रागिनी इज एनॉयड डैश मी। आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 विद, नंबर 2 एट, नंबर 3 टू, नंबर 4 बिफोर। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक्स जो है उसको भरना है। तो दोस्तों अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जैसे एनॉयड आया तो यहाँ आप जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया है, तो देखो मैं बता देता हूँ कि एनॉयड के साथ फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों एनॉयड जो है, एनॉयड के बाद जब भी कोई पर्सन आता है, पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, तब तो हम यूज करते हैं किसका, विद का। किसका, विद का। और जब भी कोई थिंग्स आती है, थिंग यानी कि वस्तु, तब वहाँ यूज किया जाता है एट का। तो यहाँ पे क्या है, मे एक पर्सन यानी कि व्यक्ति है, रागिनी इज एनॉयड, क्या आएगा, सिंपल सा विद, क्योंकि एट आ नहीं सकता एट का थिंग। लेकिन एट का यूज कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो जैसे मैंने लिखा सौरभ इज एनॉयड हर बिहेवियर। क्या लिखा दोस्तों, सौरभ इज एनॉयड। अब हर बिहेवियर एक वस्तु हो गई, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एट। तो क्या समझ आया, रागिनी इज एनॉयड विद मी, रागिनी जो है वह मुझसे नाराज है। ओके, अब यहाँ क्या, सौरभ इज एनॉयड एट हर बिहेवियर, सौरभ किससे नाराज है, उसके बिहेवियर से। उसके, हर का मतलब जो है दोस्तों किसके लिए, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और फीमेल मान के चलो किससे नाराज है, रागिनी से नहीं, रागिनी से नहीं, रागिनी इज एनॉयड विद मी, रागिनी मुझसे नाराज है, किसी व्यक्ति से, मतलब मुझसे, सौरभ से। सौरभ इज एनॉयड एट हर बिहेवियर, और सौरभ किससे नाराज है, उससे नाराज नहीं है, उसके बिहेवियर से नाराज है। तो बिहेवियर यानी कि थिंग्स आई तब एट, और विद कब लगाएंगे, जब कोई पर्सन हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको समझ आ गए हैं। अब बात आती है केवल और केवल मिस स्पेल्ट की, और उसी के साथ आज का वीडियो फिनिश भी होने वाला है। ओके दोस्तों, चूंकि 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इतना आप समझ लें, एक ही वीडियो में बार बार वीडियो बनाओ, मज़ा नहीं आता, और मुझे भी एक साथ पढ़ाने में मज़ा आता। आह, मिस स्पेल्ट। तो मिस स्पेल्ट दोस्तों देखते हैं मिस स्पेल्ट क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, मिस स्पेल्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड कौन है, वह आप बताएं। ओके ठीक है, तो दोस्तों मिस स्पेल्ट देख लेते हैं। मैंने कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर SUFFERING, ओके, VSUFFERING, CSUFFIRING, और डी जो हो जाएगा SUFRRENG। अब दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से गलत शब्द कौन सा है। क्या बताना है, गलत शब्द नहीं। 2 तरह से आते हैं मिस स्पेल्ट, एक तो आपको गलत शब्द देखना पड़ता है और एक आपको सही शब्द देखना पड़ता है। क्या दोस्तों, एक सही और जिसमें
जिसमें एक तो आएगा आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें 4 में से एक गलत होगा, वो चेक करना है। एक में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है इन 4 में से कौन सा सही है। तो दोस्तों हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना, SFERING, ये जो है सही होगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, हमेशा ही पिछली रात्रि से बुखार आता है। मुझे क्या, सबको आता है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन सीखी थी हमने, इसके अलावा दूसरी सीखी नहीं थी। और हमेशा छुट्टी लेनी होती है तो बुखार ही आता है। पता है कि जाना शादी में है, लेकिन एप्लीकेशन, बुखार आ गया बेचारे। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। एक और जो है वो 4 ऑप्शन, उसमें चारों की मीनिंग अलग अलग होंगे और उसमें से आपको 3 वर्ड बिल्कुल करेक्ट होंगे, 1 वर्ड सही होगा और वो बस वर्ड नहीं, 3 वर्ड सही होंगे, 1 वर्ड गलत होगा, उसको चेक करना है। इसमें आपको चारों में से 3 वर्ड गलत होंगे, 1 सही होगा, उसको निकालना है। तो मिसेस स्पेल्ड भी मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है टेंस की एक वीडियो लाने वाले हैं और टेंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं और टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इसके अलावा लाइक और कमेंट में, अगर आपको हमारी सारी वीडियोस देखनी है तो कमेंट में ज्वाइन करके सेंड करेंगे, तभी आपको सारी वीडियोस दिखेंगी। वरना इससे पहले आपको एक वीडियो दिखेगी केवल, वो होगी कहानी वाली स्टोरी, और स्टोरी वाली वीडियो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए वो तो दिखेगी। और ज्वाइन करके अगर आप हमें कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और अगर आपका मन करे दोस्तों को दिखाने का तो शेयर करें। मेरे हिसाब से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों को भी ये चीज़ें पता होंगी तो आपको आपस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में बहुत ही आनंद आने वाला है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।